देखो बेटे, in the last chapter, that is electric field and charges, इसमें आपने जो था पढ़ा था गॉसेस लॉ में, और गॉस लॉ में आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स देखे थे. यू हैव स्टडीड अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. So we will have a brief revision of those properties of conductors as well. और उनको रिवाइज करने के बाद हम आगे फर्दर जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स होते हैं उनको जानेंगे. आवाज नहीं आ रही? एक मिनट देखता हूँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, लेट मी आस्क वन बाय वन. अंशु, आपको आवाज जा रही है बेटा? यस सर. अनु? यस सर. आयुष, आप रिकनेक्ट करिए एक बार, बाकी बच्चों को आवाज जा रही है. अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू लिसन, सो प्लीज. हाँ बोलो. हेलो हेलो. हेलो आयुष, प्लीज रिकनेक्ट. रिकनेक्ट करिए, रिकनेक्ट. सर हाँ बोलो आयुष. अब आ रही है सर. हाँ ठीक है, चलिए. ओके, तो I said that in the previous class we have discussed a few properties of conductor based on the Gauss's law. So let us have a brief revision of those properties of conductor. पहले हमने क्या पढ़ा था? एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, the electrostatic field inside the conductor material is always zero. Electrostatic field छूट गया. The electrostatic field inside the conductor material is always zero. ये आपने पढ़ा था. तो why electrostatic field inside the conductor material is zero? आपने क्या जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर मटेरियल में जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ, है ना? ये तो फील्ड में रखो या ना रखो हमेशा होगा. कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात सबको पता है, तभी हम उसको कंडक्टर कहते हैं. तो यदि कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप क्या देखोगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, सपोज कर लो, चलो स्फेरिकल ले लो. दिस इज अ कंडक्टर बॉडी. कंडक्टर बॉडी. तो अगर मैं इस कंडक्टर बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा, when I will keep this conductor in electric field, so what will happen in that case? कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया ऐसे, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना बेटा, फील्ड लाइन से फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से। और ये कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जैसे ही आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो ये बताइए क्या कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, सम इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन फ्रीली रैंडम इन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फोर्स तो सब पे लगेगा, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव करेंगे। तो जैसे ही आपको जो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, these are the free electrons inside the conductor, so what will happen कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप क्रिएट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा ना बेटा, इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, आप लोगों को मालूम है कि किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो यहां आप देखोगे कि जैसे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक, आपने पढ़ा था कि द फोर्स इज क्यू ई। अब क्यू ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्यू ई का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज पे बताओगे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? किस डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज के पे फोर्स, किस डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? बोलो बेटे, पीछे की चीजों को याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर towards the electric field. टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स गुड, है ना। सभी बच्चे इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अक्सर बार बार यूज होगा, लेकिन आप एक भूल जाते हैं चलेगा, लेकिन बार बार भूलोगे तो कितनी बार याद कराएंगे, है ना। याद करना, रिवाइज करना तो आपको पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, तो फिर कॉन्सेप्ट भूलते चले जाएंगे। तो मेमोराइज करना है और याद करना है, ठीक है। समय का यूटिलाइजेशन करिए पढ़ाई के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अगर Q ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर Q लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। इज दिस क्लियर? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, निगेटिव चार्ज पे। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव? Negative. निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा मेरा बेटा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में? Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल सही जवाब। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फील्ड देख रहे हो, फील्ड लाइंस पे ध्यान दीजिए, तो फील्ड लाइन से आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा किस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेंगे, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना शुरू करेंगे, बोलिए, भागना शुरू करेंगे ड्यू टू द फोर्सेज। और जब ये भागेंगे तो क्या होगा, एक तरफ जाकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगेंगे। तो जिस तरफ जाकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट होने लगेंगे, उस तरफ तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिधर से फ्री इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही होगी उधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इक्वल अमाउंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मटेरियल पे। सो व्हाट यू विल लुक एट, ओके, यू विल सी दैट कि ये मैं रब कर देता हूं, बिकॉज दिस वन यू हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि ये रहा आपका कंडक्टर, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, छोटा बना दे लाइक दिस,
कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, some free electrons got shifted in this direction and उसके कारण आपको इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओवरऑल तो कंडक्टर न्यूट्रल होता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो जिधर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है उधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, है ना। अब देखो बाहर में जो आपने फील्ड दिया था, एक्सटर्नल फील्ड आपका किस डायरेक्शन में था, वो इस डायरेक्शन में था। So you can say this was the direction of the external electric field in this direction. So this was the direction of external electric field. लेकिन यहाँ पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर चले गए, तो उससे क्या हुआ, इधर कुछ निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द चार्ज शिफ्टिंग हैज अकर्ड, सो व्हाट विल हैपन, कि इस तरह से आप देखोगे कि पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना फील्ड, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे और ये जो निगेटिव चार्ज आ गया, ये भी फील्ड क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, फील्ड क्रिएट करेगा, बताओ बेटा। पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ अपीयर हुआ है, ये क्यों अपीयर हुआ है, ये बात समझ में आया? हाँ जी, यस सर। है ना, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण, और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर निगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव के कारण फील्ड क्या होता है, अवे होता है, निगेटिव के कारण फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स होता है। तो अंदर में एक फील्ड क्रिएट हो से इस डायरेक्शन में, तो इधर जो फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अंदर में अगर आपका फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट क्रिएटेड इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक इधर से इधर क्रिएट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, बताइए, बोलिए क्या होगा। उस केस में जो ये एक्सटर्नल फील्ड है, देखो फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो फील्ड हो गए ना, एक तो एक्सटर्नल फील्ड हो गया ई एक्सटर्नल हो गया, जिसको मैं नाम दे देता हूं चलो ई, और एक अंदर में जो चार्ज के शिफ्टिंग के कारण फील्ड इधर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है, will be E internal field, INT for internal। तो इंटरनल फील्ड मान लो कुछ है, इसको E नॉट मान लो, और इसको आप मान लो E डैश, इसको क्या मान लेते हैं, E डैश, डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। एक हो गया E नॉट, एक हो गया एक्सटर्नल फील्ड हो गया E नॉट, और इंटरनल फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, इंटरनली जो फील्ड क्रिएट हुआ है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज E इंटरनल which is created due to the shifting of the electron। इसको पोलराइजेशन के कारण भी कहते हैं, इस फिनोमिना को पोलराइजेशन कहा जाता है ना। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर अंदर क्या हो जाएगा, E इनसाइड, E है ना, E इनसाइड वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ E एक्सटर्नल प्लस E, इसको इंड्यूस्ड फील्ड भी कह सकते हो, ई इंड्यूस्ड, है ना, क्योंकि इंड्यूस हुआ है ना, ये फील्ड क्यों आया ये फील्ड बताओ, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, और शिफ्टिंग ऑफ चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि आपने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ना आप कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते, ना ये शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होता, ना शिफ्ट होता, ना ये फील्ड इंड्यूस होता, यानी कि दिस फील्ड हैज बीन इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट क्लियर है, दिस फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझा बेटा, बोलो यस सर। हाँ जी, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात आपको क्लियर है बच्चों। तो यहां आप क्या देखोगे कि नेट फील्ड जो हो जाएगा वो एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि ये वाला फील्ड है इधर, और इंड्यूस्ड फील्ड जो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर सम होगा, तो E इंड्यूस्ड। तो अंदर में जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड इंटरनल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इंटरनल से आपका इनसाइड भी हो जाता है, तो इंड्यूस्ड फील्ड बेटर नाम दीजिए फील्ड। तो नेट फील्ड विल बी E एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड। अब देखो E एक्सटर्नल इधर है, E एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर है,
और ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इधर है। ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इधर है। बेटा चार्ज की शिफ्टिंग तब तक दोनों को जोड़ देंगे। मान लो अगर इंड्यूस्ड फील्ड कम है तो दोनों को जोड़ के कुछ इधर फील्ड आएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर है ना, तो ये बड़ा वेक्टर प्लस छोटा वेक्टर बचेगा अपोजिट डायरेक्शन में ना 180 डिग्री पे। याद करिए है ना 180 डिग्री पे कैसे ऐड होता है वेक्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड इधर हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया, बच गया जितना पार्ट ये हो गया। तो अभी भी तो इस डायरेक्शन में फील्ड है, नेट फील्ड है ना। ये कौन सा फील्ड हो गया, ये वाला ई इनसाइड है ना, तो ई इनसाइड हो गया। तो अभी भी अगर थोड़ा सा भी अगर इधर फील्ड है, इधर में फील्ड है, तो वो बोलो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। अगर थोड़ा सा भी फील्ड कंडक्टर के अंदर में मौजूद है लगाएगा सर। लगाएगा ना, और जब वो फोर्स लगाएगा तो और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो और ज्यादा चार्जेज यहाँ अपियर हो जाएंगे, और ज्यादा चार्जेज अपियर हो जाएंगे। तो जब ज्यादा चार्ज अपियर हो जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू, इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो जैसे जैसे इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंड्यूस्ड फील्ड पहले छोटा था, आप मान लो जैसे कि मैं ऐसे दिखाता हूँ, चलो यहाँ से, इससे थोड़ा मैं प्रैक्टिकल करा के दिखाता हूँ आपको, समझे। वेयर इज दिस वन। सपोज करो कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपको एक्सटर्नल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, एक्सटर्नल फील्ड इतना बड़ा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इंड्यूस्ड अभी 0 है। जैसे ही कंडक्टर को रखा फील्ड में, तो कंडक्टर के रखने के कारण क्या होगा, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है, देखो ये इंटरनल इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक्सटर्नल नेट फील्ड इतना है, नेट फील्ड इनसाइड है ना। अभी भी फोर्स लगेगा तो और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, बड़ा हो करके धीरे 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 ये देखो इतना बड़ा हो गया, बराबर हो गया। जैसे बराबर हो जाएगा, दिख रहा है, जैसे दोनों फील्ड बराबर हो जाएगा। कौन सा फील्ड, एक तो ये वाला फील्ड और दूसरा इस डायरेक्शन वाला फील्ड। जैसे ये दोनों फील्ड बराबर हो जाएंगे, क्या होगा मेरा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। बताओ। यस सर। यस सर। 0 हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब एक बार जैसे नेट फील्ड 0 हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा, उसके बाद फर्दर शिफ्टिंग ऑफ नहीं होगा। इधर कुछ निगेटिव आ जाएगा और इधर कुछ आ जाएगा, और एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट है ना। इसी बात को समझिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा है ना। आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, फिर 2 मिनट में अब एक्सप्लेन हो जाएगा ये। प्लीज नोट इट डाउन, करिए इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे ही पूरा कैपेसिटर समझ में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव नोटेड इट। एक मिनट सर। देखो ध्यान दो,
आप क्या जानेंगे कि व्हेन ई इनसाइड, अगर इनसाइड का फील्ड आपका जीरो हो जाएगा, या फॉर ई इनसाइड इक्वल टू जीरो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज ई एक्सटर्नल फील्ड विल बी प्लस ई इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे कि क्यों इंड्यूस्ड फील्ड बराबर हो जाएगा? क्योंकि देखो कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो चूंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, और जब ये शिफ्ट होंगे तो दे विल क्रिएट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू कैंसिल द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंड्यूस्ड, है ना। यानी कि जो कंडक्टर आपका था, ये जो कंडक्टर आपका है, उसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड और जो इंड्यूस्ड फील्ड है, वो दोनों बराबर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए निगेटिव साइन। तो ये हो गया आपका ई इंड्यूस्ड, है ना। तो जैसे ही ये हो जाएगा, तो अंदर में आपका ई नेट क्या हो जाएगा? नेट फील्ड जो हो जाएगा आपका, नेट फील्ड अंदर में जीरो हो जाएगा, यानी कि ई इनसाइड जीरो हो जाएगा, है ना। ई नेट मतलब ई इनसाइड, इनसाइड कहते हैं। तो ई इनसाइड जो है आपका, जो नेट फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फील्ड आप कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इनसाइड में जीरो हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इधर कुछ निगेटिव चार्ज अपियर हो रहा है और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपियर है, ठीक है बेटा। चलो ओके, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, समझा इसको? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. हाँ चलिए, तो ये चीज आप जानते हैं कि अंदर में फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अंदर में फील्ड जीरो होता है। एनी चार्ज, ये भी हमने पढ़ा था, एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी, राइट ऑन द सेकंड प्रॉपर्टी, एनी नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, any net electric charge given to a conductor, given to a conductor appears on the surface of conductor, appears on the surface of conductor, any unbalanced net charge cannot remain inside the conductor material under electrostatic condition. अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, चार्ज का मोशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें ट्रू नहीं रहेंगी। ये सारी बातें ट्रू होती हैं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि जहां चार्ज को रेस्ट में रहना है। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चीजें बदल, में भी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि वहां करंट हो जाता है, मूविंग चार्ज हो जाता है। करंट मीन्स मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के केस में कंडक्टर में चार्ज हो सकता है बेटा, नेट चार्ज भी हो सकता है। अंडर स्टैटिक कंडीशन, चलो नोट कर लो।
इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, द entire volume of the conductor is an equipotential volume। दो प्रॉपर्टी लिखूंगा, दोनों को एक साथ समझाऊंगा। द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। चौथा नंबर देखिए, देखो जब पूरा का पूरा कंडक्टर का वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है तो सरफेस क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑफ अ conductor behaves as an equipotential surface। Okay, the entire volume of conductor is an equipotential volume and the surface of a conductor behaves as an equipotential surface। ये सारी चीजें किसके लिए ट्रू है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, है ना। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्जेज एट रेस्ट। मैं हर बार ये चीज कर रहा हूं बेटे, याद रखिएगा कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वी आर डिस्कसिंग अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। चलो नोट कर लो मेरा बेटा, जल्दी से नोट कर लो। द सरफेस ऑफ कंडक्टर बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, अंडर स्टैटिक अंडर इलेक्ट्रिक कंडीशन। आप दिमाग में रखिए इस बात को। चलिए इसको नोट करिए। ये प्रॉपर्टी हमने गॉसेस लॉ में देखा था कि कोई भी चार्ज सरफेस पे नहीं रहेगा क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो है। गॉसियन सरफेस बना के किया था। आप रिवाइज करिएगा गॉसेस लॉ वाला चैप्टर, यू विल गेट द प्रूफ देयर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमें रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखना होगा। सो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्कस करके हम इन दो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ओके चलिए, एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं फिर साथ में एक्सप्लेन कर देंगे पांचवा प्रॉपर्टी, है ना। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, कैविटी वाला प्रॉपर्टी है। समझते हैं ना, कंडक्टर के अंदर में अगर कोई होल हो अगर हॉलो स्पेस है तो कैविटी कहते हैं उसको, है ना। तो देखो कैविटी, कैविटी का क्या मतलब है, मान लो ये कंडक्टर बॉडी है तो ये अंदर में कोई ऐसा फ्री जगह है ना। ये कंडक्टर रहा लेकिन यहाँ बीच में कोई खोखला जगह है, खोखला जगह है, ठीक है ना, अंदर में। तो ये खोखला जगह आपका क्या कहलाता है, कैविटी कहलाता है। कैविटी जानते हैं ना, जैसे दांतों में कैविटी हो जाता है, एक खोखला जगह हो जाता है, वैसे ही कंडक्टर के अंदर में अगर बीच में खोखला जगह, बोलोगे कैसे बनेगा खोखला जगह। अब जैसे भी बन गया भाई, लेकिन अगर है, अगर किसी कंडक्टर के बीच में वॉल्यूम में कोई खोखला जगह है, कैविटी है, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को जानिए क्या होता है ना। क्या होगा, अगर कोई चार्ज हम कंडक्टर के बाहर रखेंगे या कोई फील्ड कंडक्टर के बाहर होगा तो उसके कारण अंदर में कैविटी के अंदर में फील्ड होगा, जीरो होगा। और अगर कैविटी के अंदर में कोई चार्ज आप रखेंगे, कैविटी के अंदर में अगर आप चार्ज रखेंगे तो चाहे आप कैविटी के अंदर चार्ज रखिए या कंडक्टर के बाहर में रखिए, कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड जीरो होगा। हमेशा याद रखिए मैंने क्या लिखा था, विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इस वर्ड को ध्यान से सुनना बेटा, विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अच्छा ये बताओ, कैविटी यहाँ पर क्या कंडक्टर है, कैविटी में कंडक्टर है कि नहीं है, ये बोलिए। इज द कंडक्टर मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी? बोलो बेटे। यस सर। कैसे मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, खोखला जगह है। No, sir.
कंडक्टर मटेरियल नहीं ना है मेरा बेटा। देखो जैसे मान लो ये कॉपर का स्फीयर है, कॉपर के स्फीयर के बीच में मैंने अगर होल कर दिया तो स्फीयर यहाँ कॉपर है ना, तो यहाँ कॉपर है क्या नो सर। नो सर। बेटा? मटेरियल बोल रहा हूं, मटेरियल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मटेरियल बना हुआ तो कंडक्टर का ही है। क्या ये जो कैविटी खाली जगह, इस खाली जगह में कंडक्टर मटेरियल, मटेरियल वर्ड तो सुनिए, बोलिए। अगर कंडक्टर मटेरियल होता है, यहां भी अगर कंडक्टर मटेरियल होता तो ये भी सॉलिड होता ना, कैविटी होलो तो नहीं होता है ना, वैक्यूम थोड़ी नहीं होता, कैविटी इज वैक्यूम, समझे? ये बात गया दिमाग में? यस सर। है ना, कैविटी इज द वैक्यूम इनसाइड द कंडक्टर। ओके, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां कोई कंडक्टर नहीं ना है कैविटी के अंदर में। ये 2D फिगर रिंग मत समझिएगा, दिस इज नॉट रिंग, दिस इज स्फेरिकल फिगर। मैं ऐसे बना रहा हूं, 3D फिगर है बेटा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना। ये चीज जैसे कि मेरे पास जैसे ये डब्बा है ना, डब्बे से समझाता हूं आप, है ना, डब्बा काम आता है, ये तो भरा हुआ। तो रुक जाओ, डू आई हैव सम बॉक्स? यस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे ये बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स को देखेंगे, ये देखिए अंदर, अंदर में क्या जो है, अंदर में क्या बॉक्स का मटेरियल है, बोलो। किस जगह पे क्या आपका ये जो मटेरियल है, गत्ता है, वो है क्या अंदर में? है अंदर में, बोलो। नो सर। नहीं ना है, तो ये रीजन क्या कहलाएगा? कैविटी कहलाएगा। और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल का जो थिकनेस है, वो मटेरियल कहलाएगा, समझे? तो बॉक्स के अंदर में कैविटी है, खाली जगह है। तो खाली जगह को बात करें, खाली जगह में कंडक्टर कहां से आ जाएगा बेटे? नहीं ना आएगा। तो कैविटी के अंदर में कोई कंडक्टर नहीं होता। तो क्या होता है कि अगर बाहर कोई चार्ज है ना, एक गाना सुने होंगे, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, गाना सुना है ना। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ है ना। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई चार्ज आप देते हैं, जैसे चार्ज Q1 दे दिया, है ना, यहाँ इस पे लिखते हैं, चलो Q1 चार्ज दे दिया, यहाँ Q2 दे दिया, ठीक है बेटा। जो ये Q1 और Q2 है, Q1 और Q2, इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, समझ रहे हैं? Q1 और Q2 जो है, बेसिकली हम देखेंगे तो क्या होगा कि Q1 के कारण जो होगा, अंदर में फील्ड नहीं होगा। यहां जो भी है Q1 के कारण अंदर में फील्ड नहीं होगा, Q2 के कारण बाहर फील्ड नहीं होगा, समझ रहे हैं? Q2 के कारण बाहर फील्ड नहीं होगा, समझ रहे हैं? फील्ड तो होगा पर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। नेट कैसे जीरो हो जाएगा, जरा सोचो। क्या होता है, कैविटी है, कंडक्टर, यहां भी सोचो, ध्यान से देखना, सब कोई ध्यान से देखना। कैविटी मैंने चार्ज रखा, मान लो कि मैं वैल्यू दे दूं कुछ, Q चार्ज सपोज कर लो, Q पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? बताओ, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। करेगा सर। करेगा बेटा। सभी को ये बात समझ रहे हैं कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैंने मान, किसी के दिमाग में तो आप निगेटिव मान लो, निगेटिव मान लो तो रिपेल कर, है ना। इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो अगर आप कैविटी में पॉजिटिव चार्ज कहीं से रख दिया, बोलो कैविटी के अंदर हम कैसे गए, वो आप छोड़ दीजिए, जैसे भी है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज रखा हुआ है कैविटी के अंदर में, बीच में कहीं पे हम चार्ज रख दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं ना, टच नहीं कर रहा है मटेरियल को तो क्या होगा, ये जो कैविटी के अंदर में जो चार्ज है, ध्यान से समझो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और डिफिकल्ट भी है। दिमाग में होगा, जो रूल लिखाऊंगा वो याद करना होगा, तभी आपको समझ याद रहेगा, समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो यहां अगर मैंने कोई चार्ज रखा है, तो ये चार्ज क्या करेगा, जो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको, चूंकि ये पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। तो चारों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर अंदर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज अपीयर हो जाएगा, अंदर वाले
निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ रहे हो? बोलो। यस सर। हाँ ध्यान दीजिएगा। और कितना निगेटिव अपीयर होगा? माइनस क्यू। कितना निगेटिव अपीयर होगा? माइनस क्यू। अगर ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को खींच लेगा, है ना? समझ रहे हैं? गॉसेस लॉ। आप कहोगे क्यों माइनस क्यों किया, ज्यादा या कम क्यों नहीं किया? ये भी प्रूफ होता है गॉसेस लॉ से। आप एक काम करो, देखना सबको, ध्यान देना, ये सारी चीजें मैं लिख में। अगर आप कंडक्टर के यहाँ फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो होता है, यहाँ तो कंडक्टर का मटेरियल है, यहाँ मटेरियल नहीं है ना? कैविटी में कोई कंडक्टर मटेरियल नहीं है, वहां पे आपको आयरन के पार्टिकल्स नहीं है। मान लो कॉपर है तो कॉपर के पार्टिकल्स नहीं है। कहाँ है? ये है ना सॉलिड कॉपर, ये रहा ना, तो इसमें फील्ड जीरो होगा। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर आप बनाओगे, क्या बनाओगे आप देखो, यहां पर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे। इस तरह से गॉसियन सरफेस कंडक्टर के जस्ट अंदर बनाना। कैविटी के बाद कंडक्टर में गॉसियन सरफेस बना देना। गॉस लॉ याद है ना? गॉस लॉ। मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं, अगले हफ्ते आप लोग का टेस्ट है, याद रखिए। जहां तक भी पढ़ोगे वहां तक टेस्ट होगा, अगले क्लास तक जो भी कवर होगा, है ना? नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटे? तो आप लोग करिएगा। एंड आई होप कि पहला चैप्टर एनसीईआरटी आप लोग बना लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा, है ना? जिसको भी डाउट हो अपने डाउट्स मुझे भेज दीजिएगा। हमने डिस्कस भी किया था क्लास लेकर के, और डाउट्स जो होंगे अगर होगा जरूरत तो उसकी क्लास लेकर के डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे फील्ड जीरो होता है, तो गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया है, ध्यान से देखिए, ये ब्लू कलर से जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है, ये गॉसियन सरफेस कहाँ बना हुआ है? कंडक्टर मटेरियल बना हुआ है, दिख रहा है? बताइए, कंडक्टर के अंदर बना हुआ है? बोलो बेटे। सरफेस मेड इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल और नॉट? Yes, sir. ध्यान दीजिए। हाँ अब ये बताओ, कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो होता है ना, तो गॉसियन सरफेस के क्या हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो है? बोलो, क्या गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे है या नहीं है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल इज जीरो। तो क्या इस पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे? यहां सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो है। इस बात में कोई कंफ्यूजन? बताओ बच्चों, ये बात सबको क्लियर है बेटा? चलो हाँ सर। हाँ आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो है, यानी कि यहाँ पे फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस? फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, है ना? फ्लक्स विल बी नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ये होता है, या ई डॉट da कर लो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, देखो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में बना हुआ है गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो ये जीरो का इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू Q inside. क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। वेरी गुड। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ चार्ज आया है Q2 चार्ज, कितना है इस सरफेस पे? Q2, तो नेट इनसाइड चार्ज क्या हो जाएगा? Q प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज जीरो। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? यहाँ से आप लिख देंगे Q प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज Q2 विल बी इक्वल टू माइनस Q। तो दिखा, गॉसेस लॉ से ये बात प्रूफ हो गया कि कैविटी के इनर सरफेस पे, कैविटी के इनर क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ 2 कूलम, यहाँ -2 कूलम आ जाएगा, यहाँ पे -1 कूलम +1, -1 का निगेटिव क्या हो जाएगा? +1 कूलम आ जाएगा। यानी कि जो भी आप चार्ज रखेंगे उसका निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। निगेटिव का निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव लेंगे तो, ये बात क्लियर है?
बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. चलो वेरी गुड। तो अब आप ये बात समझ गए। इस बात को ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस हमने जस्ट इनसाइड आउटसाइड द कैविटी यानी कि कंडक्टर में बनाया है, और कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है, इसीलिए गॉसियन सरफेस से फील्ड जीरो है ना, और फ्लक्स जीरो है। तो गॉसियन सरफेस से ई की वैल्यू जीरो होने के कारण, चूंकि ई है, ई जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो हो गया। और फ्लक्स जो है गॉसेस लॉ कहता है नेट चार्ज इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे क्यू था, तो यहाँ पे Q2 अपीयर हो गया, तो Q प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, सो Q2 इक्वल टू माइनस क्यू, प्रूव हो गया है ना। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जरा सोचो, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, माइनस क्यू चार्ज अगर यहां आ गया है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। एक मिनट रुकना बेटा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। सर पॉइंट बताइए ना सर, फिफ्थ वाला। हाँ लिखाएंगे लिखाएंगे, पहले ये नोट कर लिया आप लोगों ने। कर रहे हैं सर। हाँ इसको नोट कर लो, फिर फिफ्थ वाला पॉइंट लिखाएंगे, है ना, बिल्कुल। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, इफ अ चार्ज q is kept inside the cavity, if a charge q is kept inside the cavity of a conductor without touching the conductor body, without touching the body of conductor, then minus q charge will appear on the inner surface of the conductor माइनस क्यू चार्ज विल अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। समझा बेटा, ये आपने प्रूव कर लिया ना कि अगर हम कंडक्ट कैविटी के अंदर में प्लस क्यू रखेंगे तो माइनस क्यू आ जाएगा। अब प्लस क्यू जैसा भी होगा, अगर क्यू पॉजिटिव है तो सरफेस पे निगेटिव आ जाएगा, और अगर क्यू निगेटिव है तो सरफेस पे उसी उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। चलिए और क्या होगा, इसी पॉइंट में एक्सटेंड कर देते हैं, एंड
and Q charge will appear on the, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हो गया, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप चाहो तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लो। एन एडिशन Q charge will appear on the outer surface of the कंडक्टर। चलो कुछ प्रॉपर्टीज मैं अभी प्रूफ कराऊंगा, जब सारा प्रॉपर्टी लिखा देंगे तब पहले इसको कर लो। ये तो प्रूफ हो गया है ना। इसको एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। बेटा जैसे देख लो मेरे बच्चों, ये कोई कंडक्टर है, मेरा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर में कोई कैविटी है। दिस इज कैविटी, है ना, दिस इज कैविटी। ये कैविटी हो गया, कंडक्टर ये रहा, शेडेड पोर्शन जो है वो कंडक्टर है, यानी कि ये बिल्कुल सॉलिड कंडक्टर है, और ये अंदर में कैविटी है। तो कैविटी में कहीं भी यहाँ कहीं भी रखेंगे। अगर मैंने कैविटी के अंदर में अगर कोई Q चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है, तो यहाँ जो सरफेस पे होगा, अगर Q पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे ही वो लिख देते हैं। अगर Q चार्ज रखा है तो यहाँ सरफेस आ जाएगा, इनर सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ -Q आ गया। अब देखो, कंडक्टर तो ओवरऑल न्यूट्रल था ना, कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल था, तो अगर -Q चार्ज यहाँ आ गया है तो नेट चार्ज कंडक्टर पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +Q चार्ज हो जाएगा, यानी कि फिर से यहाँ बाहर वाले सरफेस पे +Q आ जाएगा। अगर मान लो Q 0 है तो यहाँ कैसा चार्ज अपीयर होगा, यहाँ -Q के लिए निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, लाइक दिस, निगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो जाएंगे, इनर सरफेस पे निगेटिव हो जाएंगे, और आउटर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा जितना कैविटी में आपने रखा है। सो आउटर सरफेस पे +Q चार्ज अपीयर हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे Q चार्ज, क्यों? क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल है। पर अगर आपने कंडक्टर को कुछ चार्ज दे के रखा है तो एडिशनल Q चार्ज यहाँ आ जाएगा, पहले से जो था वो तो रहेगा ही, और ये और आ जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर समझाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे तो जल्दी करो, है ना, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, फिर अगले 2 प्रॉपर्टी और लिख लेंगे। जल्दी से करिए, नोटेड, इसको नोट कर लो। हो गया बेटे? इज दिस कंप्लीट? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले 2 प्रॉपर्टी से पहले आप कुछ 1-2 एग्जांपल देख लो इस पे, कैविटी वाले पे। सपोज करो एक कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल, कंडक्टर इज न्यूट्रल। अब ये कैविटी है, ये कंडक्टर रहा, दिस इज कंडक्टर। कैविटी के अंदर में मैंने रख दिया -2
माइक्रोकूलम। हाउ मच चार्ज? -2 माइक्रोकूलम। तो अगर मैंने कैविटी के अंदर -2 माइक्रोकूलम रख दिया है तो इस पे कैविटी के कितना चार्ज आएगा बताइए? सरफेस 1 पे कितना चार्ज आएगा और सरफेस 2 पे कितना चार्ज आएगा? बोलो जल्दी बताओ। सरफेस 1 पे +2। सरफेस 1 पे +2, यानी कि सरफेस 1 पे अगर मैं कहूं कि Q जाएगा और यहां कहूं कि Q2 आएगा तो Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी +2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू हो जाएगी -2 माइक्रोकूलम। ऐसा लगता है कि जैसे जो भी कैविटी में हमने चार्ज रखा है वो चार्ज बाहर आ गया, नहीं लग रहा है ना? यस कैविटी सर। के अंदर हमने -2 माइक्रोकूलम रखा, वो बाहर आ गया, तो वो बाहर वो चार्ज नहीं आया, तो कंडक्टर न्यूट्रल है। तो इस -2 ने +2 माइक्रोकूलम यहाँ अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम आ गया। कैसे आ गया होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो -2 माइक्रोकूलम बाहर आ गया। समझा? यही अगर यहाँ +2 होता तो यहाँ -2 आता और यहाँ +2 आता। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, है ना? इसमें मेरा क्या है कि ये रहा कंडक्टर। कंडक्टर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Conductor have a net +3 कूलम चार्ज। ठीक है बेटा, कितना है? नेट +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, नेट चार्ज पहले से, है ना? जो भी है, अगर ये कैविटी है ना, ये तो कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। ये कैविटी के अंदर अगर मैंने रख दिया, कैविटी के अंदर में मैंने बिना कंडक्टर को टच किए -2 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया है। बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे -2 रख दिया, नेट कंडक्टर पे चार्ज कितना है? +3, तो Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा मेरा बेटा? जल्दी बताओ, Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा? बताओ, कम ऑन एवरीवन डू दिस। Q1 सब कोई करो। +2 माइक्रोकूलम। Q1 +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q2 बताइए सभी बच्चे, करो -2। इसको, सोच के जवाब दे। Q1 +2 माइक्रोकूलम, ये तो प्रॉपर्टी हो गया ना कि कैविटी में जितना चार्ज रखा रहेगा उसका निगेटिव चार्ज है कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे। तो यहाँ -2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा कैविटी के सरफेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना? तो हम उस सिचुएशन पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे अभी। तो यानी कि यहां पर आपका Q2 आ जाएगा से +2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा Q1, है ना? अब जरा सोचो, कैविटी के अंदर में -2 था तो +2 यहाँ आ गया, 5 हो टोटल जाएगा सर। सोच के जवाब देना मेरा बेटा, सोच के। कंडक्टर के पास टोटल -3। कितना चार्ज? नहीं बेटा, टोटल चार्ज कंडक्टर पे कितना है ये बताओ? नेट चार्ज 1 होगा सर। आएगा बाहर। टोटल चार्ज है कंडक्टर के पास +3 माइक्रोकूलम, तो जिसमें से +2 माइक्रोकूलम, ये देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ आया है? यहाँ आया है सरफेस पे। तो ये सरफेस किसका सरफेस मेरा बेटा? कंडक्टर का ही तो सरफेस है। तो कंडक्टर के सरफेस पे, बाहर नहीं है, कंडक्टर के अंदर इनर सरफेस पे है, यहाँ पे है, समझे? एकदम सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे, है ना? तो वो जो आपका +2 माइक्रोकूलम है वो भी तो कंडक्टर पे है। तो यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे मान लो कि Q2 है, तो यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे क्या था? इनर सरफेस पे Q1 था। तो कंडक्टर पे टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया Q1 + Q2, और Q1 + Q2 जल्दी से बताइए। 1 होगा सर। नहीं बेटा, Q1 + Q2 क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर 3। 0। बेटा टोटल क्यों 0 होगा? देखो क्या लिखा है, कंडक्टर है वह नेट +3 3 होगा माइक्रो, सर। तो 3 होगा ना बेटा। कंडक्टर यस सर। यहाँ देखो न्यूट्रल नहीं है, कंडक्टर है वह नेट +3 माइक्रोकूलम चार्ज। सो अंदर वाले पे हो गया आपका +2 और बाहर वाले पे हो गया Q2,
सो Q1 प्लस Q2, Q1 हो गया आपका प्रॉपर्टी हो गया +2 माइक्रोकूलम प्लस Q2 विल बी माइक्रोकूलम। तो यहां से Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा आपका 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, क्योंकि 3 माइक्रोकूलम में 2 माइक्रोकूलम यहाँ अट्रैक्ट होके आ गया अंदर वाले सरफेस पे, 1 माइक्रोकूलम यहाँ बच जाएगा। समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? यस सर। और ऐसे ही आपको क्लास में अगर मान लो एग्जाम में शो करना है तो इसी तरह से आप शो करते हैं। क्या? सिंस नेट चार्ज ऑन कंडक्टर इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, therefore Q1 plus Q2 is equal to 3 माइक्रोकूलम and this implies Q1 तो आपको पहले से पता है बाय प्रॉपर्टी कि जितना कैविटी में चार्ज देंगे उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा आपका कैविटी के इनर सरफेस पे। समझ में आ रहा है? बताओ ये क्लियर है? इज द यस सर। चलो एक और आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्टी को। एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, आप इसको पहले नोट कर लो ना। ये क्वेश्चन 1 का जो आंसर था वो भी नोट कर लो। इसका आंसर क्या था? Q1 हो गया था 2 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया था -2 माइक्रोकूलम। चलो इसको नोट कर लो और इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन 2 को भी, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से करिए बेटे। हो गया बेटा? नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करिए। कम ऑन, दिमाग लगा कर करिएगा, है ना। इंटेलिजेंटली करना है बेटे, तो गलत नहीं होगा आपका। आई नो दैट यू ऑल कैन डू इट। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, पूरा डिटेल में लिखाता हूं। चलो चलो देखो एक और क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए आप लोग।
फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। करो बेटा ये। सर आउटर पे +5 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सही, देखो आप लोगों ने पकड़ लिया, आउटर पे +5 एंड इनर पे -2। -2. -2। वेरी गुड, है ना। Extra charge, any extra charge which is present on the cavity, in the cavity appears on the outer surface of the conductor। तो एक्स्ट्रा तो अपियर होगा ही, और प्लस जो पहले से था वो है, या तो वो कर लो या सॉल्व करके कर लो। जैसे ये कंडक्टर रहा, ये कैविटी रहा, तो कैविटी के अंदर में आपका था कितना, +2 माइक्रोकूलम, +2 कूलम, यहां आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम, है ना। तो ये Q1 हो गया, दिस इज Q1, बाहर मान लो Q2। तो आपको पता है नेट है 3, तो Q1 + Q2 विल बी 3 माइक्रोकूलम। Q1 कितना हो गया, -2, तो -2 माइक्रोकूलम + Q2 = 3 माइक्रोकूलम, and this implies Q2 will be equal to 5 माइक्रोकूलम, है ना। ओके, इस तरह से समझ गया बेटा, कोई डाउट? नो सर। चलिए अच्छी बात है। सो आई थिंक नाउ यू कैन सच क्वेश्चंस। आगे हम और प्रॉपर्टी जानते हैं, चलिए लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले इससे एक चीज लिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है ना, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी विल राइट दैट। हाँ, चलिए, तो ये आपको आता है, क्वेश्चन लिख चुके हैं, आंसर कर चुके हैं। आइए देखिए, या एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लिखा देंगे, नहीं तो बीच में बहुत सारा थ्योरी आ जाएगा, है ना। एक काम करो, 6th नंबर पे लिखो, चल खत्म कर लो, प्रॉपर्टी 2 छोटे छोटे लिख लो, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलिए 6th नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular to the of conductor at its every point, चाहे इनर सरफेस हो या आउटर सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर के अंदर में तो 0 होगा, कैविटी के अंदर में हो भी सकता है, नहीं भी। कैविटी के अंदर में चार्ज नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा, कैविटी के अंदर में अगर चार्ज है तो फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट इट्स every point. So electric field lines are perpendicular to the surface of conductor at its every point, है ना। कि अगर मान लो ये कोई कंडक्टर बॉडी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। 90 डिग्री पे ऐसे आएगा, देखो 90 डिग्री, है ना, इस तरीके से, लाइक दिस, बिल्कुल टेंजेंट बनाओगे 90 डिग्री, यहां पर होगा तो ऐसे होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो field line is everywhere perpendicular to the surface of conductor like this। मान लो ये field lines हैं, अंदर में 0 होगा,
इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हर जगह परपेंडिकुलर होगा, दिख रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट इट्स एवरी पॉइंट। और अंदर में फील्ड लाइन होगा, अगर ये कंडक्टर तो अंदर में होगा बेटा फील्ड लाइन, बोलो क्या कंडक्टर के अंदर में फील्ड लाइंस नो होंगे? सर, क्योंकि फील्ड ही नहीं होता, फील्ड लाइन तो फील्ड को रिप्रेजेंट फील्ड करता है। जीरो होता है। फील्ड ही जीरो है तो फील्ड लाइन क्यों होगा? तो अंदर में जो है फील्ड जीरो है, ई इनसाइड जीरो, सो नो फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल। कैविटी में फील्ड लाइन हो सकते हैं, वो भी तब जब कैविटी के अंदर चार्ज होगा। कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड लाइंस कभी नहीं अपीयर हो सकती, क्योंकि कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड जीरो होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू नो दैट कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so free electrons shift themselves in such a manner that everywhere inside the conductor material the field becomes zero। चलो कर लो बेटा, इसको जल्दी से लिखो, एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं। हो गया, नोटेड डाउन? Yes, sir. चलिए सेवन नंबर, if charge per unit area, that is surface charge density, at any point of the surface of conductor, at any point of the surface of conductor is sigma, sigma क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, then electric field intensity, अंदर में तो जीरो होता है, बाहर होगा ना, इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड, just outside that point, just outside that point is, यानी कि जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जस्ट ऑन द सरफेस मतलब जस्ट आउटसाइड, सरफेस के जस्ट बाहर, कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। और डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर, एंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, है ना। एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये हमने लास्ट में देखा ही, क्योंकि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है तो फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा। इजीली प्रूफ कर सकते हैं आप इसको गॉस लॉ से। देखो बेटा प्रूफ देखो, ये जैसे कोई कंडक्टर का सरफेस हो गया, कंडक्टर का सरफेस हो गया, तो कंडक्टर के सरफेस पे मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस एरिया में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, आउटसाइड में यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूं, तो गॉसियन सरफेस दीजिए, सिलेंडर बना दीजिए गॉसियन सरफेस ऐसे। तो ये बताओ कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अगर ये एरिया में थोड़ा बड़ा ताकि आपको दिखे, है ना, ये देखो ऐसे बनाते हैं ताकि आपको दिखे तो कम से कम, ये रहा। और इसके जस्ट आउटसाइड एक पॉइंट, कंडक्टर सरफेस के जस्ट आउटसाइड एक पॉइंट आपने लिया पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे आप देख रहे हैं फील्ड कितना है, तो गॉसियन सरफेस ऐसे बना दीजिए, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, तो लाइक दिस, दिस इज द गॉसियन सरफेस।
सिलेंड्रिकल सरफेस इज द गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो दिस सरफेस इज, अच्छा ये बताओ अंदर में फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट में फील्ड क्या होगा बेटा? 0। जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से तो फील्ड होगा ही नहीं, यहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा। एरिया मान लो ए है, एरिया ए है, इसका सिलेंडर का एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ आउटसाइड, क्योंकि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है तो फील्ड इधर होगा, तो फील्ड इधर होगा, मान लो सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, तो फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, आउटसाइड लेते हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स आपका हो जाएगा E डॉट A एंड दैट इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस, कॉस 01 डायरेक्ट रहने देते हैं, और चार्ज कितना हो जाएगा? देखो एरिया पे चार्ज है, तो सिग्मा इंटू एरिया, सो बाय गॉसेस लॉ यू कैन से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q हो जाएगा सिग्मा A, चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू A, चार्ज एरिया, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट इनटू एरिया, सो दैट विल बी द चार्ज ऑन दिस एरिया, यही इनक्लोज चार्ज है, देखो इतना ही चार्ज इनक्लोज हो रहा है, तो सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा ए कट गया दोनों साइड से, और ई क्या आ गया? ई आपका आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर होता है, देखा प्रूफ हो गया ना गॉसेस लॉ से। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, cylindrical Gaussian surface, Gaussian surface, चलो नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, दिस द cylindrical Gaussian surface, कम ऑन डू इट, है ना, इस तरह से करेंगे, चलिए कर लीजिए इसको, हो गया, बताओ समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए कैविटी के बारे में एक और पॉइंट लिख लेते हैं, आप चाहे तो बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग एक और पॉइंट लिख लेते हैं कैविटी के बारे में। देखो कैविटी के अंदर में फील्ड जीरो नहीं होता है, लेकिन कैविटी के अंदर में अगर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज फ्री कैविटी होगा, तो अंदर में फील्ड जीरो होगा, तो यही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग में काम आएगा, इसलिए पहले लिख लो, 8वें प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख लो कैविटी पे, है ना, लास्ट प्रॉपर्टी, ये सारा याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ प्रूफ्स हम लोग अभी देखेंगे, देखे हैं, कुछ हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखकर कैपेसिटर पे बढ़ जाएंगे। करिए, ये सारे प्रॉपर्टी काम आएंगे कैपेसिटर को समझने में। आप लोग के स्कूल में कैपेसिटर हो गया बेटा? कैपेसिटर हो चुका है? यस सर। अच्छा, करंट चल रहा है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर शुरू हो गया? नो सर। अच्छा चलो, नेक्स्ट वीक हम लोग का शुरू हो जाएगा, है ना, 1 से 2 क्लास लगेगा कैपेसिटर, तो नेक्स्ट अभी वीक छुट्टी चल रही है सर। और तब तो हम लोग आगे निकल जाएंगे हम लोग आगे निकल जाएंगे तब। चलो 10 दिन का ही छुट्टी है, 10 जून तक। 10 जून तक है ना, आगे तो निकल ही जाएंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच जाएंगे 10 जून के बाद, तब ठीक है सर। हाँ पहुंच जाएंगे। चलो बट मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपको मेरा मेन पर्पस है समझाना। अब स्कूल अगर सिलेबस 2 दिन में खत्म करेगा तो मैं तो दूंगा, है ना, मैं तो Yes, समझा के sir. ही आगे बढ़ सकता हूँ, जब तक समझ में नहीं आया मेरे हिसाब से सिलेबस इनकम्प्लीट होता है, इसको करिए अच्छे से। ये हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, चलो एक जल्दी से देख लो कैविटी के बारे में, है ना, क्योंकि आप लोग कहीं उसमें ना हो जाए अगर मैं ना लिखा हूं, इसलिए लिख लीजिए। आइए जल्दी से एक पॉइंट लिख लो, 8वां प्रॉपर्टी करके लिख लेते हैं, चलो, है ना। In a conductor with cavity, the electric field inside the cavity will be zero if
there is no charge inside the cavity. There is no charge inside the cavity. देखो बेटा, कैविटी इज नॉट कंडक्टर, कैविटी इज फ्री स्पेस, है ना। तो कैविटी के अंदर में फील्ड हो भी सकता है, लेकिन कैविटी के अंदर में फील्ड तभी होगा जब कैविटी के अंदर चार्ज रखा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं कैविटी, जैसे ये रहा, अगर ये कैविटी है, यहाँ पे नो चार्ज, अगर यहाँ पे नो चार्ज है तो हो जाएगा, मान लो ये कैविटी है और नो चार्ज इनसाइड कैविटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो। कंडक्टर में तो हमेशा जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो होगा ही। आउटसाइड जरूरी नहीं है ना, ये कंडक्टर मटेरियल हो गया तो यहाँ तो जीरो होता ही है ना। लेकिन वही अगर कैविटी के अंदर में चार्ज होगा, जैसे ये देख लो, ये हो गया और ये कैविटी हो गया, और कैविटी के अंदर जीरो नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैविटी के अंदर में EC का मतलब कैविटी वाला फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी नॉट जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज स्टिल जीरो। कंडक्टर के अंदर में कुछ भी कर दो फील्ड जीरो ही रहेगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये बात समझ में आया। बाहर तो डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ चार्ज आ रहा है तो फील्ड होगा, यहाँ चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं होगा, है ना। ये चीज समझा, इस बात को क्लियर है? बताइए। हाँ चलो नोट कर लो जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है हम लोग लिखेंगे, शॉर्ट नोट लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे। जल्दी कर लो बेटा, नोट कर लो। अगर कैविटी के अंदर में चार्ज इज नॉट जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नॉट जीरो इनसाइड द कैविटी, बट इनसाइड द कंडक्टर द फील्ड ऑलवेज जीरो। चाहे कैविटी में चार्ज हो या कैविटी में चार्ज ना हो, बाहर चार्ज हो या ना हो, सरफेस पे चार्ज हो या ना हो, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड हमेशा जीरो होगा होगा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लो इसको, डू इट क्विकली। हो गया सर। ओके दैट्स नाइस। चलो बेटे बहुत अच्छा किया, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। वी हैव 5 मिनट टाइम, लेट अस कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आल्सो। कोई बताएगा मुझे व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? कुछ याद आ रहा है या कुछ ऐसा डिस्कस हुआ है आपके स्कूल में या आपको याद हो? कम ऑन, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है बेटा। अंदर वाले चार्ज का कोई बाहर इफेक्ट नहीं होगा, बाहर वाले चार्ज का कोई अंदर इफेक्ट नहीं। है कि प्रोटेक्टिव लेयर, सो कंडक्टर इज बिहेविंग प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द इनसाइड एज वेल एज द आउटसाइड, है ना। अंदर वाले का बाहर इफेक्ट नहीं आने देता है, बाहर वाले का इफेक्ट अंदर नहीं जाने देता है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। हाँ। तो अंदर में नहीं आने देगा। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, लिखो अ कंडक्टर, बस 2-3 लाइन लिखेंगे। अ कंडक्टर shields the region inside it. A conductor shields the region inside it from the effect of external charge or external field. This phenomena is called under electrostatic condition.
या छोड़ दो इसे. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक वर्ड लिख दो, मैग्नेटिक को नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर दीजिए. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding. Electrostatic shielding. So this phenomena is called electrostatic shielding. Is this point clear मेरा बच्चा? बोलो. यस सर. हाँ बेटा, तो बिल्कुल शॉर्ट में ही इस तरह से नोट कर लीजिए, है ना. आप डायग्राम के थ्रू जरूर दिखाइएगा अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं. कोई कंडक्टर हो गया और ये कैविटी हो गया, ये कैविटी हो गया, तो कैविटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. अगर बाहर चार्ज रखा भी है तो Q1, Q2, Q3 ऐसे दिखा देना. तो E outside is not 0, E outside is not 0, but E inside is 0 ऐसे दिखा देना. E inside is 0. क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ये कंडक्टर बना दीजिएगा. ये मटेरियल क्या हो गया आपका? This is conductor. Is that clear? So conductor shields the region inside the conductor from the effect of external field or external charges. तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर चार्ज हो या बाहर चार्ज ना हो. अंदर चार्ज होगा तो उसके कारण अंदर फील्ड होगा, तो बाहर के चार्ज के कारण अंदर फील्ड नहीं होगा. यानी कि बाहर वाला चार्ज जो है उसके कारण अंदर फील्ड नहीं अपीयर होगा. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. चलिए नोट कर लीजिए. कम ऑन, डू इट. So is that clear? तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखकर हम लोग जो एक दो प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ नहीं किया उसको प्रूफ कर लेंगे और फिर हम कैपेसिटर पे मूव कर जाएंगे. वी विल मूव टू द कैपेसिटर इन द नेक्स्ट क्लास. तो रिलेशन बिल्कुल छोटा सा है, 10 मिनट में आप समझ जाएंगे फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन. एंड ये आपने क्या पढ़ा था? इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला जो प्रूफ है वो मैं बता दूंगा और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट पे. ठीक है बेटे, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं फिजिक्स का. दैट्स क्लियर? ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. आप लोगों ने नोट कंप्लीट कर लिया बेटे? यस सर.